सो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम लोग मिले हैं एग्जिट टेक्स के रिवीजन के लिए अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस। अगले 30 मिनट्स के अंदर हम पूरा एग्जिट टेक्स रिवाइज कर लेंगे एंड सारे क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा रिवीजन होने वाला है, बहुत इफेक्टिव होने वाला है। एंड आज तक आपको एग्जिट टेक्स नहीं समझता है तो आज से समझने लगेगा एंड क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। ठीक है, एंड पेपर में 8 मार्क का 6 मार्क क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जिट टेक्स से। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड ये शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो भी सीएफएन में सबको भेज दो। चलो स्टार्ट करें बेटा एग्जिट टैक्स। ओके, तो बेटा एग्जिट टैक्स में क्या होता है ना, टैक्स लगता है अक्रीडेड इनकम पे। काय पे? अक्रीडेड इनकम पे। अब ध्यान देना क्या होता है। द अक्रीडेड इनकम ऑफ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, 12AB, 1023C shall be taxable at MMR, that is 34.944%, 30% plus 4% plus 12% plus 4% in 3 cases। ठीक है, 3 केसेस में ऐसा होता है। अब एक बात समझना कि सर यहाँ पे MMR बोला है पर यहाँ पर टैक्स का लगा रहा है 30 प्लस 12 प्लस 4। तो सर ये बात ध्यान रखना कि एमएमआर बोल के भी यहाँ पे लगा रहा है 30 प्लस 12 प्लस 4। यहाँ पे 30 प्लस 37 प्लस 4 नहीं है, यहाँ पे 30 प्लस 12 प्लस 4 लगा रहा है ये। ठीक है, चलो अब सर क्यों होता है ये समझ लो एक बार। एग्जिट टैक्स क्यों होता है कि अगर ट्रस्ट बंद हो रही है, बेसिकली ट्रस्ट आपकी बंद हो रही है, ट्रस्ट से आप ट्रस्ट छोड़ रहे हो, ट्रस्ट खत्म कर दे रहे हो, तो ट्रस्ट ने इतने सालों से एग्जाम्पशन जो लेके रखा है ना, ट्रस्ट ने इतने सालों से एग्जाम्पशन जो लेके रखा है जिस इनकम पे, वो इनकम पे हमको अब टैक्स चाहिए। हमने ट्रस्ट की इनकम इतने सालों से एग्जाम की है, ट्रस्ट की इनकम इतने सालों से एग्जाम की है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब हम जा रहे हैं, अब वही पूरे एसेट्स लेके हम जा रहे हैं, अब हम ट्रस्ट नहीं है, अब हम दूसरे काम करेंगे। तो ऐसे में तो लोग क्या करेंगे, आप सोचो, पहले ट्रस्ट बना लेंगे, ट्रस्ट 5-6 साल में पूरी इनकम कमाएंगे उससे और एग्जाम्पशन ले लेंगे। ठीक है, उससे एसेट्स बना लेंगे अपने और एसेट्स बना के निकल जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या बोले कि ठीक है, आप ट्रस्ट थे आज तक, आज आप ट्रस्ट से बाहर जा रहे हो और ट्रस्ट छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, अब आप ट्रस्ट नहीं रहे तो अब तुमको जो भी तुमने आज तक हमारे से एग्जाम्पशन लिया है, जितनी भी इनकम पे, जिससे जो तुमने एसेट्स बनाए हैं, वो पूरे एसेट्स पे हम टैक्स लगा देंगे। सिंपल बात। ठीक है, सो कौन से 3 केस सर देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इनटू अ नॉन एलिजिबल फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इनटू अ नॉन एलिजिबल फॉर्म। आपकी ट्रस्ट कन्वर्ट हो रही है नॉन एलिजिबल फॉर्म में। अब उसका मतलब क्या होता है बताता हूँ तुमको। ठीक है, मर्जर विद अदर ट्रस्ट हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तुम किसी और ट्रस्ट साथ ही मर्ज हो गए जिसका ऑब्जेक्ट ही कुछ और है। ठीक है, मतलब तुमने हमारी रिलेशनशिप छोड़ के क्या किए, तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड पकड़ लिए, तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम मर्ज हो गए, मतलब दूसरी रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, तो हम तो क्या बोलेंगे, हमारी रिलेशनशिप खत्म। ठीक है, ऑब्वियसली। Non-distribution of assets within 12 months from the end of month of dissolution to other trust institution registered under section 12AA, 12AB, 1023C on dissolution। अब क्या होता है बेटा, जब भी डिसोल्यूशन होता है ना बेटा, डिसोल्यूशन जब भी होता है तो क्या करना पड़ता है आपको कि 12 मंथ्स के अंदर अगर आपने अपने एसेट्स किसी और ट्रस्ट को दे दिए, 12 मंथ्स के अंदर आपने अपने एसेट्स किसी और ट्रस्ट को दे दिए चलता है, अगर नहीं दिए तो दिक्कत है, और अगर नहीं दिए तो हम उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। देखो, आप ट्रस्ट छोड़ के जा रहे हो ना, एक काम करो, आपके पूरे एसेट्स किसी और ट्रस्ट को आप डोनेट कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कोई टेंशन नहीं, तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। पर आप अपने एसेट खुद लेके जा रहे हो, अगर आप अपने एसेट खुद लेके जा रहे हो तो हम टैक्स लगाएंगे उस पर। ठीक है, ओके। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इनटू अ नॉन एलिजिबल फॉर्म। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट हैज बीन मॉडिफाइड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट हैज बीन मॉडिफाइड एंड इट हैज नॉट अप्लाइड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और इट हैज अप्लाइड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन बट एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, से मॉडिफाई हो गए बट ट्रस्ट ने अप्लाई नहीं किया फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, या फिर अप्लाई किया था फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन बट वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, trust institutions which fails to make an application for registration, re-registration before the last date resulting into being converted into non-charitable organization। देखो, आपके पास टाइम था जब तक आपको क्या करना था, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। ठीक है, बट ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन क्या हुई, दे फेल्स टू मेक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर द लास्ट डेट, तो इससे भी क्या होगा, ये नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डन। अब बात करते हैं अक्रीटेड इनकम मीन्स। अब अक्रीटेड इनकम मीन्स क्या होता है, ठीक है, एग्रीगेट एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, ये होती है अपनी अक्रीटेड इनकम।
आप सिंपल सी बात समझो कि आज तक अपने जो इनकम कमाए उससे क्या खरीदे, एसेट्स खरीदे, ठीक है। वो इनकम एग्जाम करवाए थे अपने, एग्जाम करके अपने एसेट्स खरीदे। तो ये अपन अभी हमने इतने सालों में कितनी इनकम अक्रीट की है, ये कैसे पता चलेगा? अपने एसेट्स जो हैं अभी उसकी माइनस लाइबिलिटीज, ये हमारा नेटवर्थ हो गया ना, ये हमने कमाए इतने सालों में, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्रीगेट एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्ट करते हैं, जो होता है एक्रीटेड इनकम। इस पे हम टैक्स लगाएंगे। इतने सालों में आपने इतनी इनकम कमाए हो ट्रस्ट से जो आपने एग्जाम की हो, उस पर आप जाते जाते टैक्स भर दो भाई। आप जा रहे हो हमको छोड़ के, बड़ा पछताओगे, टैक्स भर के जाओगे, ठीक है। कितना? अक्रीडेड इनकम पे 34.944%। डन। फॉलोइंग एसेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन अक्रीडेड इनकम। कुछ एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे हम। कौन से बात करते हैं सर? एसेट्स बॉट आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जो हमने खेती करके कमाए हैं, जो एसेट्स हमने खरीदे हैं फ्रॉम खेती की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। सर देखो, एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जाम थी, ठीक है। उनसे जो एसेट खरीदे अपन ने वो तो वैसे भी एग्जाम होने वाले थे। ट्रस्ट का जो अपना ट्रस्ट का एग्जाम्पशन जो मिलता है, ट्रस्ट का जो एग्जाम्पशन मिलता है उसका उसमें कोई रोल नहीं है। अपनी एग्रीकल्चर इनकम से जो भी एसेट्स लिए अपन ने वो तो वैसे भी हमको एग्जाम होने वाले थे, तो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। दूसरा, एसेट परचेज बाय ट्रस्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन बिकेम इफेक्टिव अंडर सेक्शन 12AA और 12BB, बेसिकली ट्रस्ट हैज नॉट क्लेम्ड एग्जाम्पशन ऑन दिस इनकम। सर आपने एसेट परचेज किए कौन से? रजिस्ट्रेशन के पहले ही। मतलब जब, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, गर्लफ्रेंड आएगी आपसे, बोलेगी, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ आपका, ब्रेकअप हुआ, ठीक है। ब्रेकअप होकर जब जा रहे हो आप, ठीक है, तो गिफ्ट लेने आई, गिफ्ट दो वापस, जो गिफ्ट दी थी मैंने, ठीक है। तो गिफ्ट में ये भी मिला, गिफ्ट में, इधर आ जाओ, ये मिला गिफ्ट में, बरोबर। वो बोले ये भी दो, हम क्या बोलेंगे? ओ भाई, तूने थोड़ी दी थी ये तो हमारी पिछली गर्लफ्रेंड ने दी थी, ये तो हमारी पिछली गर्लफ्रेंड ने दी थी, तूने नहीं दी थी। समझ रहे हो, है ना? ठीक है, मतलब बेसिकली जो, जिस पे ट्रस्ट ने एग्जाम्पशन लिया ही नहीं है, ठीक है, वो एसेट्स कब लिए थे ट्रस्ट ने? रजिस्ट्रेशन के पहले लिए थे, तो वो तो इंक्लूड होंगे नहीं ना, ठीक है। ओके, असेट्स ट्रांसफर टू अदर इंस्टीट्यूशन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम डिसोल्यूशन। आपने 12 मंथ्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया एसेट्स, ठीक है। 12 मंथ्स कहाँ से? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ लिख देना बेटा यहाँ पे, फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। डन है बेटा? चलो अब बात करते हैं सर कि ये हम एग्रीगेट एफएमवी निकालेंगे कैसे, उस बारे में बात करते हैं। आ जाओ सर, देखो एसेट्स में एफएमवी ऑफ ऑल एसेट शुड बी टेकन एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट ऑफ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स रिड्यूस बाय रिफंड इफ टेकन एनी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी अमाउंट ऑफ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स दिखता रहेगा आपको अगर बैलेंस शीट में माइनस रिफंड, तो वो इसमें से हटा देना एसेट के एफएमवी से, और कोई अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वो बता देना, ठीक है। लाइबिलिटीज में बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज शैल बी टेकन एक्सक्लूडिंग, बुक वैल्यूज ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज शुड बी टेकन एक्सक्लूडिंग एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं आएगा। एनी कॉर्पस फंड और कैपिटल फंड, मतलब कैपिटल कॉर्पस कुछ भी नहीं आएगा। एनी कंटीजेंट लाइबिलिटी, एनी अनसर्टेन लाइबिलिटी, एनी रिजर्व और सरप्लस, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, याद रखना लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेते हैं अपन और एसेट्स की एफएमवी लेते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं सर एफएमवी ऑफ एसेट्स की। अब अलग अलग एसेट्स की क्या एफएमवी लेंगे हम सर? कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज तो क्या लेंगे? एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट, एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट, ठीक है। इफ शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन वैल्यूएशन डेट, 1 डे प्रेसीडिंग टू वैल्यूएशन डेट विल बी टेकन फॉर हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस। उस दिन शेयर ट्रेड नहीं हो रहे होंगे वैल्यूएशन डेट पे, तो एक दिन पहले का ले लो, ठीक है। अनकोटेड इक्विटी शेयर का अपन लेते ए प्लस बी माइनस एल अपॉन पी इंटू पी बी, ए प्लस बी माइनस एल अपॉन पी इंटू पी बी, ये समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स, ये क्या है सर? एफएमवी एनआरवी ऑफ सिक्योरिटीज लेते हैं इसमें, एफएमवी एनआरवी ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एसडीवी और एफएमवी एनआरवी ऑन दैट डेट व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। बिजनेस अंडरटेकिंग का लेते हैं अपन ए प्लस बी माइनस एल, ए प्लस बी माइनस एल, ठीक है, ये वाला
एनी अदर एसेट्स का FMV NRV ऑन वैल्यूएशन डेट. एग्जिट टैक्स शुड बी पेड विद इन 14 डेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब डेट. 14 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब डेट के. और सर इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ और पार्ट फ्रॉम 15 डे टिल पेमेंट ऑफ टैक्स. इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट फ्रॉम 15 डे टिल पेमेंट ऑफ टैक्स. राइट. चलो सर अब अनकोटेड इक्विटी शेयर की बात करते हैं अपन. अनकोटेड इक्विटी शेयर की बात करते हैं. अब ये क्या है सर, देखो ये A+B-L/P/PV क्या नाटक क्या है सर. अगर आपने मेरा कैपिटल गेन का लेक्चर देखा होगा, स्लम सेल देखा होगा, तो आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. और अगर आपने स्लम सेल नहीं देखा है, मेरा कैपिटल गेन का लेक्चर नहीं देखा है, तो आई वुड सजेस्ट आज जाओ और आज देखो. ठीक है, आपको उससे बहुत चीज़ आसान हो जाएगी. ठीक है, स्लम सेल में जैसे अपने A+B+C+D- सेल किए थे, वैसे ही ये. अब उसमें वो B+C+D था, यहाँ पे सिर्फ B है. कैसे सर? ए में क्या था पता है? बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स जिसकी वैल्यू नहीं बढ़ती. बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इन द बैलेंस शीट अदर देन बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमोबल प्रॉपर्टी. ये सब क्या है सर? जो बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, इन सब की वैल्यू बढ़ती है ना, बढ़ती कम होती है. इनके FMV रेट बढ़ते रहते हैं, ज्वेलरी रेट बढ़ते रहते हैं, स्टोन के रेट बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, आर्टिस्टिक वर्क के रेट बढ़ते रहते हैं, कम भी होते रहते हैं, शेयर सिक्योरिटीज बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, इमोबल प्रॉपर्टी बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होते कभी भी. ठीक है, मतलब हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो एज रिड्यूस बाय amount of income tax paid as TDS, TCS or advance tax, less refund and any amount of unamortized deferred expenditure. ठीक है, ये ए है. ए में क्या रहेगा सर? बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स जिनकी वैल्यू नहीं बढ़ती. बी में क्या रहेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमोबल प्रॉपर्टी. जिनकी वैल्यू बढ़ती कम होती है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, ओके. एल, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट बट नॉट इंक्लूडिंग contingent liabilities other than the arrears of dividend payable in respect of paid up capital in respect of equity shares. Amount set apart for payment of dividend on preference shares and equity shares. Reserve surplus, provision for taxation, amount of provision for uncertain liabilities and any amount of cumulative preference shares. ठीक है, ये सब नहीं आता लाइबिलिटी में. ठीक है, अपॉन P इंटू PV है. P मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन बैलेंस शीट, और PV मतलब द पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर. अपने पास कितना है वो पेड अप PV में आता है, पेड अप वैल्यू में. और P मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन बैलेंस शीट, टोटल इक्विटी. ठीक है, तो A+B-L से अपन क्या निकाल रहे हैं? A+B-L से अपन वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग निकाल रहे हैं. अपॉन P इंटू PV से अपने पास कितने शेयर है, टोटल शेयर कैपिटल कितना है, अपने पास शेयर कैपिटल कितना है, उससे क्या निकल जाएगा? रेशियो निकल जाएगा अपने पास कितना है उसका. ठीक है, डन. तो बेटा ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया अपन ने ये. और बनाया मतलब इसको अपन ने स्लम सेल के से रिलेट किया, इसलिए आपको ईजी पड़ेगा ये. अगर स्लम सेल आपने पढ़े हो मेरे साथ याद किए हो तो क्या बोलते हैं अपन? जिन वैल्यू एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती हो उनका बुक वैल्यू, जिनकी बढ़ती है उनकी FMV. खत्म बात. ठीक है, डन. तो यहाँ बेटा अपना रिवीजन खत्म हो गया. ठीक है, रिवीजन खत्म हो गया. अपन क्वेश्चन बैंक में आएंगे ट्रस्ट एग्जिट टैक्स के. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22. Helpage is a charitable trust set up on 1/4/2010 with the object of providing relief to the poor. Later on in April 2012, it changed its object to medical relief. It applied for registration on the basis of its new object, that is medical relief, on 1/9/2012 and was granted registration under 12AA or on 1/2/2013. ठीक है, उनको 1/2/2013 में क्या मिला? रजिस्ट्रेशन मिला. ओके. On 1/4/23, Helpage got merged with Poor Aid. Is not eligible for registration under section 12B or approval under section 1023C. All the assets and liabilities of the erstwhile trust became the assets and liabilities of Poor Aid. The trust appointed a registered valuer for the valuation of its assets and liabilities. From the following particulars, including the valuation report, calculate the tax liability in the hands of trust arising as a result of such merger. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे अपने एसेट्स दिए हुए हैं, उनके अपना वैल्यू निकालना है और अपने को अक्रेडिटेड इनकम निकाल के एग्जिट टैक्स निकालना है. ठीक है, लैंड दिया है, लैंड नोएडा का दिया है. देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है सर? 55 लाख. वैल्यू एट विच ये FMV है,
58 लाख एंड बुक वैल्यू 50 लाख। क्या लेंगे इसमें सर? विच एवर इज हायर। क्या लेंगे? विच एवर इज हायर। ठीक है, गुड़गांव वाले लैंड में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख, FMV 120 और बुक वैल्यू 110। क्या लेंगे? FMV 120 लाख। करेक्ट? करेक्ट? डन है क्या? करेक्ट है ना? सही है दोनों में, है ना? है ना? सही है ना? अरे फंस गए सर, फंस गए, फंस गए, फिर से फंसा दिया आपने। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 1/2/13 को, और नोएडा का लैंड कब लिया था हमने? 1/9/10 को। तो क्या नोएडा का लैंड इंक्लूड होगा क्या? नहीं सर, अक्रेडिटेड इनकम में नोएडा का लैंड इंक्लूड ही नहीं होगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के पहले लिया हुआ है। राइट सर? शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स 5000 कोटेड शेयर्स है। कोटेड शेयर्स अगर है तो एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट देखते हैं। हाईएस्ट प्राइस दिया है सर 320, लोएस्ट प्राइस दिया है 300, एवरेज क्या आएगा 310। तो 5000 इंटू 310, 5000 इंटू 310 पर शेयर। करेक्ट? गुड़गांव का लैंड ले लिया अपने 1 crore 20 लाख रुपीज़ का। 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। अब इसमें क्या लेंगे अपन सर? परचेज प्राइस और FMV NR फ्यूचर डिजायर, तो 180 लेंगे। 180 इंटू 2000, 3,60,000। ठीक है, अब सर इसके बाद लाइब्रेरीज में आते हैं अपन। बुक वैल्यू ऑफ लाइब्रेरीज ऑन 1/4/2023 120 लाख। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कॉर्पस फंड 12 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8 लाख और रिजर्व सरप्लस 18 लाख। ये तीनों ही लाइब्रेरीज में नहीं आता। ठीक है, तीनों हटा देंगे। कॉर्पस फंड हटा देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स हटा देंगे और रिजर्व सरप्लस हटा देंगे। तो 120 में से आप 18 प्लस -12 -8 तीनों माइनस कर दो, तो बचा 82 लैक्स। तो अपने एसेट्स का टोटल आया कितना बेटा? 139,10,000। ठीक है, और लाइबिलिटीज का आया बेटा 82 लाख। तो 139,10,000 माइनस 82 लाख कितना हुआ बेटा? अक्रेडिटेड इनकम कितनी हुई? 57,10,000, 57,10,000। ठीक है, ओके। एक्टिंग करना पड़ता है मेरे को बीच बीच में तुम्हारे लिए, तुम्हारी गलती करवाने के लिए, ताकि तुमको याद रहे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सर्विंग द पुअर अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12AB ऑफ द एक्ट ऑन 1/4/23 इट गॉट मर्ज्ड with another entity not eligible for registration under 12AB और अप्रूवल अंडर 1023C। तो अपन किसी और के साथ मर्ज हो गए जो रजिस्ट्रेशन के काबिल ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या हो गए? अपन नॉन एलिजिबल हो गए। अपने को अब अक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट ने अपॉइंट किया रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उन्हें ऐसा वैल्यू निकाली। देखते हैं, SDV ऑफ लैंड हेल्ड 15 लाख रुपीज, हाउएवर इफ द लैंड इज सोल्ड इन ओपन मार्केट इट वुड ऑर्डिनरीली फेच 17 लाख, द बुक वैल्यू ऑफ द लैंड इज 20 लाख रुपीज। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ बुक वैल्यू लेंगे कि 15 या 17 लाख विच हायर लेंगे? बताओ क्या लेंगे इसमें? 20 लाख लेंगे, विच हायर 20 लाख लेंगे ना? करेक्ट? ओके ओके, नहीं आप गलत हो फिर से। एक्टिंग यहाँ पे मेरी, मैं एक्टिंग ज़्यादा देर कर नहीं पाया, पर बुक वैल्यू नहीं लेते बेटा। FMV और NRV और SD विच है वही लेते हैं। ठीक है, 17 लाख लेंगे। ओके, 75,000 इक्विटी शेयर्स इन इंक लिमिटेड traded in Delhi Stock Exchange. The lowest price per share on 1/4/23 was 75 and highest price was 85. ठीक है, बुक वैल्यू 67 लाख। ठीक है, तो देखो अपन ने 67 लाख के लिए 75,000 शेयर्स। ओके, अब क्या हुआ? 75 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 80। तो 75,000 शेयर्स इंटू 80, 60 लाख रुपीज। ठीक है सर, 55,000 प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड इन अनलिमिटेड, द शेयर्स विल फेच 44 lakhs इफ दे आर सोल्ड इन ओपन मार्केट ऑन 1/4/23, बुक वैल्यू 25 लाख। तो क्या लेंगे? 44 lakhs। डन। कॉर्पस फंड एज ऑन 1/4/23 15 लाख रुपीज। ओके, आउटसाइड लाइबिलिटीज 90 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5 लाख, लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस यूटिलिटी बिल 6 लाख। देखो
लाइबिलिटी कितनी आएगी, 90 लाख आएगी लाइबिलिटी, और ये 6 लाख आएगी लाइबिलिटी। सिर्फ 90 और 6 लाख आएगी लाइबिलिटी, 96 लाख, बाकी सब लाइबिलिटी नहीं है। तो ये सब ऐड करके अपना आएगा कितना बेटा, एक बार ऐड करना आप लोग बैठ के साथ में, 17 + 60 + 44 आएगा अपना 1 लाख, माइनस लाइबिलिटी 90 लाख की बची, 96 लाख की बची। तो कितना आएगा सर डिफरेंस, ये आएगा अपना 25 लाख का। ठीक है, इस पर टैक्स लाइबिलिटी 34.944% ऑफ 25 लाख रुपीज़। ये आएगा सर 873,600। कितना आएगा बेटा, 873,600। करेक्ट, डन। ओके सर, ये क्वेश्चन भी हो गया जल्दी से अपना। एग्जिट टैक्स बहुत ही ईजी है, बहुत मस्त क्वेश्चन भी है इसके। अभी रामनारायण ट्रस्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके पहले एक और क्वेश्चन बचा जो वो कर लेते हैं। रामनारायण ट्रस्ट आखिरी में करेंगे अपन। वैसे इसमें भी A+B- वो है ही, पर ये फिर भी थोड़ा इजी है उससे, रामनारायण से। रामनारायण थोड़ा इससे भी टिपिकल है, पर अच्छे दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। इजी तो वैसे बहुत है, दोनों इजी है, पर एक दो ट्रिकी पॉइंट्स है उसमें रामनारायण ट्रस्ट वाले में। GVB चैरिटेबल ट्रस्ट engaged in the activities of running a charitable hospital and medical college since 8 years has been merged with a corporate hospital on 31st March 24। देखो भाई, आप मर्ज हो गए किससे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, नहीं चलेगा। ठीक है, द सेड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द एक्ट। द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट एज ऑन द डेट ऑफ मर्जर आर फर्निश्ड अंडर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, एसेट हेल्ड बाय ट्रस्ट एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द एक्ट। सर क्या इसको अपन इंक्लूड करेंगे, नहीं सर, ये तो हमने काय से लिए थे, एग्रीकल्चर इनकम से। बुक वैल्यू थी कोटेड शेयर सिक्योरिटीज की 35 लाख, एवरेज ऑफ मार्केट वैल्यू दैट इज एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर्स एज ऑन डेट ऑफ मर्जर 40 लाख। क्या लेंगे, 40 लाख लेंगे सर। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दी सर 60 लाख रुपीज, SDV दिए सर उसकी 38 लाख रुपीज, और वैल्यूअर का 40 लाख रुपीज। क्या लेंगे सर, क्या बुक वैल्यू लेंगे, नहीं बुक वैल्यू नहीं लेंगे, 40 लाख लेंगे। क्यों, इसमें SDV और NRV विच एवर इज हायर लेते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू की बात ही नहीं करते। द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड ऑन 1 January 2016 एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर 12AA ऑन 31 March 17। द ट्रस्ट होल्ड्स 40%, ठीक है, 40% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एन अनलिस्टेड कंपनी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेड अनलिस्टेड कंपनी एज ऑन डेट ऑफ मर्जर इज एज अंडर। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर्स है, तो कैसे निकालते हैं अपन, A+B - L अपॉन P इंटू PV। चलो, तो एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है सर, 25 लाख, जिन जिन एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती, दैट इज अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। FMV ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 45 लाख, तो A+B हो गया है, तो -L करना है। लाइबिलिटी में क्या पेड अप कैपिटल आता है, नहीं, रिजर्व सरप्लस नहीं, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, दैट इज 5 लाख रुपीज। तो 25 + 45 अपॉन 5, ठीक है, ये आएगा, नहीं 25 + 45 -5, 25 + 45 -5, ए सॉरी, अरे मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लाइबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी, गलती से बोल दिया बेटा, माय बैड, माफ़ कर देना, अगर हो पाए तो आपसे माफ़ कर देना मुझे। ठीक है, रिजर्व सरप्लस भी लाइबिलिटी नहीं होगा, ना प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, ना ही पेड अप कैपिटल होगा। ठीक है, तीनों ही लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, मुझे ना, मैं प्रोविजन फॉर दूसरा पेमेंट ले रहा था, उसको गलती से ले लिया हो। ठीक है, तो तीनों लाइबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, 25 + 45 70। अब करना है अपने को अपॉन P इंटू PV। अब P इंटू PV की जरूरत है क्या यहाँ पे, हम P अपॉन P इंटू PV क्यों करते हैं, हमारे पास उस कंपनी के कितने % शेयर है ये निकालने के लिए, कितने रेशो में शेयर है। यहाँ दिया है 40% ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास, तो जितनी वैल्यू आई आपके पास A+B - L की, उसका 40% कर दो, 28 लाख रुपीज़ का आपके पास उसका शेयर्स है। बेसिकली अपन कितनी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं उस कंपनी में, वो निकालना है अपने को, उस अनलिस्टेड कंपनी में कितनी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं अपन, वो निकालना पड़ता है। ठीक है, नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था बेटा, वो सही में गलती से कर दिया था मैंने, वो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था माइनस करने की। उसको मैंने गलती से कर दिया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1 करोड़ 8 लाख रुपीज़, डन। आपकी लाइबिलिटी चेक करते हैं सर, ट्रस्ट की लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज अनलिस्टेड 8 लाख रुपीज़, बैंक लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोडेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 15 लाख रुपीज़, एडवांस टैक्स पेड 12 लाख रुपीज़। तो सर देखो, ये 12 लाख तो नहीं आएगा, एडवांस टैक्स है। ठीक है सर,
ये जो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज अनलिस्टेड और बैंक लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोटेड शेयर सिक्योरिटीज, ये दोनों लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट दिया है कि यस, ये दोनों लाइबिलिटी में आएगा। 23 लाख रुपीज़ ले लिया अपन ने। क्रेडिट इनकम आ गई 85 लाख और टैक्स लाइबिलिटी निकाली अपन ने 34.944% से। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है मैसेज रतन चैरिटेबल ट्रस्ट का, ये MTP 2 नवंबर 23 क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं अपन, बट वही है, देखो लैंड है एक जो पहले परचेज किया था अपन रजिस्ट्रेशन के पहले, ठीक है, और लैंड है, इक्विटी शेयर्स है, बैलेंस इन करेंट अकाउंट है, बैलेंस इन FD है, कैश इन हैंड TDS। कुछ स्पेशल पॉइंट है क्या इसमें, देख लेते हैं एक बार। देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिया है सिर्फ लाइबिलिटी में एक, वो पॉइंट अपन माइनस करने का, अभी तक कोई क्वेश्चन में आया नहीं था वो। लाइबिलिटीज में कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिया हुआ एक, वो माइनस कर देंगे। देखो सन्डी क्रेडिटर्स इंक्लूड 30 lakhs प्रोवाइडेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर विच नो बिल्स आर रिसीव्ड। ये क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये हटा देंगे, ये माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइबिलिटीज की वैल्यूज हटा देंगे, ये लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। ठीक है ना सर, काफ़ी इजी लग रहा है ये तो, यस वेरी इजी। ये क्वेश्चन है बेटा आप खुद से कर देना एक बार, MTP 2 नवंबर 23 का, मतलब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट होता पक्का कराता मैं। ठीक है, हो गया, कुछ भी पॉइंट नहीं है इसमें, डन। अब एक क्वेश्चन अपना है आखिरी, जो कि है रामनारायण ट्रस्ट का, विच इज इंपॉर्टेंट एंड लिटिल डिफरेंट। Ramnarayan Foundation Trust was formed on 148. It applied for registration under Section 12W of the Act and got the registration approved from prescribed authority with effect from 1412. 1412 से रजिस्टर हुए बेटा ये। ठीक है, the trust got the exemption from payment of taxes satisfying the conditions laid down in Section 11 to 13 from 1412. The trust got dissolved on 29/12/2023. Correct? है ना? The balance sheet of the trust on the date of dissolution was as under. लैंड एंड बिल्डिंग दी है 12 लाख की, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कोटेड में दिया है 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अनकोटेड दिया है इन जेड लिमिटेड 1.5 लाख का, कैश दिया है सर 1 लाख का, बैंक बैलेंस 50,000। ठीक है, कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट 6 लाख रुपीज, रिजर्व्स created out of accumulated amount of 15% each year 3 lakh rupees, loan taken for purchase of land and building 9 lakh rupees, and loan taken for purchase of unquoted shares taken in 7/8 1 lakh rupees. ठीक है, FMV of land and building दिया 50 lakh rupees, 50% of unquoted shares were acquired during 9/10. Market value of quoted shares on the date of dissolution is 18 lakh rupees. Land and building is acquired out of agriculture income. With respect to Z Limited, in which trust invested in unquoted shares, the following additional information was available on 29/12/2023. ये अनकोटेड शेयर्स में इन्वेस्ट किया अपन ने, उनका शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स विथ फेस वैल्यू ऑफ 10 each. टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स दिए हुए हैं अदर देन बुलियन ज्वेलरी, मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन ज्वेलरी दिया हुआ है एंड लाइबिलिटीज दी हुई है। ट्रस्ट डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन हो गया और उन्होंने 8 लाख का एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिफोर 31/12/24। चलो इजी कर लेते हैं, चालू करते हैं। देखो अपन एसेट से स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी FMV है सर 50 लाख रुपीज़। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बोल रहा है। अब क्या करें, और यहाँ पे दिया है लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या करें, देखो समझाता हूँ आपको। हमने लोन लिया 9 लाख का और लैंड एंड बिल्डिंग थी 12 लाख की, और यहाँ बोल रहे लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कि सर 12 लाख का लिया अपन ने लोन लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें 9 लाख का लोन लिया अपन ने, और 3 लाख क्या लिया, 3 लाख का, 3 लाख से लिया अपन ने आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम।
ठीक है। तो 9/12 हमने लिया लोन से, मतलब ये 3/4 अपने लोन से लिया, 3/4 लोन से लिया है और 1/4 लिया अपन ने आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो 1/4 तो कभी भी हमारे इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, 1/4 हमारी अक्रीडेड इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो हम क्या लेंगे सर, जो एफ एम वी 50 लाख की, उसका भी सिर्फ 3/4 लेंगे, अभी उसका भी सिर्फ 3/4 लेंगे। तो एफ एम वी, एग्रीगेट एफ एम वी ऑफ टोटल एसेट्स ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन, लैंड एंड बिल्डिंग का लेंगे अपन 50 लाख इंटू 3/4। ठीक है, ओके। चलो, अब दिया अपने को सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कोटेड 4 लाख रुपीज, इसकी मार्केट वैल्यू दी है अपने को सर 18 लाख रुपीज। तो ले लो डायरेक्टली, 18 लाख रुपीज ले लो डायरेक्टली। ठीक है। इक्विटी शेयर्स अनकोटेड इन जेड लिमिटेड, अब अनकोटेड की वैल्यू निकालना है अपने को। तो सर टोटल बुक वैल्यू एसेट्स कितनी है सर, ए प्लस बी माइनस एल करेंगे पहले तो अपन। ए है सर 60 लाख रुपीज, ये ए है, ये बी है माइनस एल लाइबिलिटीज 35 लाख। तो ए प्लस बी माइनस एल कितना हुआ सर, 60 + 30 - 35 अपॉन पी इंटू पी वी। अब सर अपने पास कितना है सर देखते हैं, अपने पास सर 1.5 लाख के शेयर्स है, 1.5 लाख के शेयर्स अपने पास। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अनकोटेड इन जेड लिमिटेड 1.5 लाख, और एक्चुअल शेयर कैपिटल कितनी थी उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपीज। 10 लाख में से अपन ने कितना शेयर में इन्वेस्ट किया सर अनकोटेड में, 1.5 लाख में। ठीक है, तो 1.5 लाख ठीक है, 150 अपॉन 10 लाख, ये क्या आ गया बेटा, पी इंटू पी भी आ गया। 10 लाख की फेस वैल्यू में 150 आपके पास है। अब ए प्लस बी माइनस एल निकालो, कितना है सर ये 60 + 30 90 - 35 55, 55 लाख इंटू 150 अपॉन 10 लाख। कितना है सर ये 8,25,000। ठीक है। अब सर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, 50% ऑफ अनकोटेड शेयर्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग ईयर 9-10। अपन रजिस्टर कब से हुए हैं सर, 12 से हुए हैं, मतलब 50% अनकोटेड शेयर पहले लिए हुए थे, 50% अनकोटेड शेयर पहले लिए हुए थे। तो इसका अपन से 50% ही लेंगे अपने एसेट्स में, विच विल बी इक्वल टू 412,500। डन। कितना लेंगे सर 412,500। कैश 1 लाख और बैंक बैलेंस 50,000। डन, ये एसेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज देखते हैं बेटा, अब लाइबिलिटीज देखते हैं। कॉर्पस नहीं आएगा लाइबिलिटी में, रिजर्व नहीं आएगा, लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये आएगा क्या सर, ये आएगा 9 लाख का। सर लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ अनकोटेड शेयर, लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ अनकोटेड शेयर, अब ध्यान देना हमने कब लिया सर ये 7-8 में, मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले लोन लिए, और यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि 50% ऑफ अनकोटेड शेयर्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग ईयर 9-10। ठीक है। तो सर लोन टेकन जो लिए अपन ने ये 7-8 का लिए हैं, 7-8 में लिए हैं, मतलब ये एसेट्स, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन होने के पहले लिए थे हमने, रजिस्ट्रेशन होने के पहले लोन लिए थे, उसी के एसेट्स लिए अपन ने, उसी के अनकोटेड शेयर लिए हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के पहले वाले। तो ये लाइबिलिटी, इसका एसेट आया नहीं अपना, इसका एसेट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो क्या इसका लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे हम, नहीं, इसका लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एसेट्स हो गया बेटा 61,125,500 एंड लाइबिलिटी हो गया 9 लाख की। 61,125,500 माइनस 9 लाख कर लेंगे। ठीक है, 52,125,500 इस पे निकाल दो, एग्जिट टैक्स निकाल दो, 52,125,500 पे 34.94% निकालो, कैलकुलेटर पे करो, चलो
करो, करो, आंसर आएगा। करो ना, फिर से फंस गए, फिर से फंस गए सर। एक्टिंग, एक्टिंग, फिर से काम चल गई अपने एक्टिंग। देखो आप बेटा ये भूल जाओगे, जो हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया ना बेटा 8 लाख के अनदर ट्रस्ट को अंडर 12 बेबी ऑफ एक्ट विद बिफोर 31/12/24, मतलब विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिसोल्यूशन, कि हमने कर दिए क्या एसेट डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या होगा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट वाले एसेट माइनस हो जाएंगे, ये अक्रेडिटेड इनकम का पार्ट नहीं बनते, ये अक्रेडिटेड इनकम का पार्ट नहीं बनते, और ये भूल जाते हैं मैंने बहुत बार, इसलिए मैंने आपसे गलती कराया। ठीक है, 44,1 to 500 ये आंसर आएगा। इसका अपन 34.944% निकालेंगे, 34.944% निकालेंगे। चलो किसी को याद था, 3-4 लोगों को याद था, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपने निकाल लिया वो, तो अपना क्वेश्चन खत्म, और यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ हमारा एग्जिट टैक्स चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है, बढ़िया सब पढ़ने पढ़ लिए, 35 मिनट्स का आसपास लगे अपने को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ओके, डन। तो दैट्स इट बेटा। इसके अलावा अपने बाकी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस भी ऑलरेडी है सारे चैप्टर्स के, वो आपको देखना है वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, प्लेलिस्ट देख सकते हो, एंड और रिवीजन वीडियोस भी आने वाले हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एंड मिलते हैं अपन। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, चलो बाय बाय।